हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन कि गलत अवधारणा या धारणा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस तरीके से लोग गलत धारणा बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट इम्प्रेशन। देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो कारण बनता है डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन की, यानी कि गलत धारणा बनाने में जो होता है फर्स्ट इम्प्रेशन जो है कॉजेज़ होता है, उसी के कारण क्या है डिस्टॉर्शन होता है। यानी बहुत बार ये देखा गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन के बेस पे लोग परसेप्शन बना लेते हैं जो कि सही नहीं होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी पहला जो इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। इसका मतलब है कि जो भी इम्प्रेशन जो आप सामने वाले के ऊपर या किसी इवेंट पे बना रहे हैं वो क्या होगा, लास्टिंग इफेक्ट होगा, यानी वो काफ़ी लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। जैसे आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से पहली बार मिलते हो तो वो लास्ट टाइम तक उनको याद रहेगा, यानी वो हमेशा ये याद रखेंगे या हमेशा परसेप्शन ये बना सकते हैं कि आप काफ़ी हंसमुख या अच्छे व्यवहार करने वाले व्यक्ति हो। तो यहाँ पे परसेप्शन को समझाने के लिए जो कॉजेज़ ऑफ डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन है उसके कॉजेज़ में फर्स्ट इम्प्रेशन है, उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है। तो वो एग्जांपल देखो कि मान लेते हैं कोई एग्जामिनर है, ठीक है, वो किसी स्टूडेंट का आंसर शीट चेक कर रहा है, ठीक है, और उसने एग्जामिनी ने जो फर्स्ट आंसर है उसने बहुत अच्छे से लिखा है और जो एग्जामिनर है वो उस फर्स्ट आंसर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। और उसके फर्स्ट आंसर के वजह से उसने क्या किया है, फॉर्म कर लिया है हाई ओपिनियन, ठीक है, उसने ये सोच लिया है कि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी उसने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। और इसी वजह से उसने क्या है कि बाकी क्वेश्चंस पे जो कि एवरेज था, ठीक है, एवरेज आंसर था, उस पर भी क्या है उसने हाई मार्क्स दे दिए। तो वो क्या होता है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो गलत परसेप्शन यानी डिस्टॉर्शन परसेप्शन यानी गलत परसेप्शन बनाने के क्या है, ये कारण है फर्स्ट इम्प्रेशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अ हाई ओपिनियन अबाउट अ पर्सन वेल ड्रेस्ड एंड हैवी प्लीजेंट बिहेवियर विदाउट नोइंग मच। कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि वेल ड्रेस्ड, तो ज़्यादातर लोग उसको क्या है ये समझेंगे कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन वो ये उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, यानी वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो क्या है या कैसे है, और वो उनके उस व्यक्ति के ऊपर क्या है एक परसेप्शन बना लेते हैं जो कि गलत धारणा बनाने के क्या है कोई कारण हो सकता है। यहाँ पे एक बनी एग्जाम्पल दिया गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन का दिया गया है, द केस ऑफ रॉबरी इन द ट्रेन्स बाय स्क्रूपुलस एलिमेंट्स हु ऑफर पॉइजनस और ड्रग्ड ईटेबल टू को पैसेंजर आर वन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो ट्रेन में जो रॉबरी के केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्क्रूपुलस एलिमेंट्स के द्वारा होते हैं, यानी वो सीधे साधे बनते हैं, सीधे साधे व्यक्ति बन के वो क्या है सामने आते हैं और वो क्या करते हैं ऑफर करते हैं पॉइजनस ड्रग्ड ईटेबल चीज़ जो कि जहरीले पदार्थ होते हैं खाने के लिए अपने को पैसेंजर्स को, और लोग क्या करते हैं उसको आसानी से मान लेते हैं कि वो अच्छा इंसान है क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है, इस वजह से वो क्या है फर्स्ट इम्प्रेशन एक गलत परसेप्शन बना लेते हैं। इसके वजह से क्या होती है कि ट्रेन में रॉबरीज होती। ये जो स्क्रूपुलस एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को सीधा साधा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं वो आगे बताया गया। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन सच मेल मेंबर्स आर नाउ डेज अकम्पनीड बाई अ लेडी मेंबर विच बेबीज इन देयर लैप। कि फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए ये जो मेल मेंबर्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं आजकल एक महिला को एक औरत को अपने पास ले लेते हैं और जो महिला होती है वो क्या करती हैं एक बच्चे को अपने गोद में रख लेती, जिससे सामने वाले को या को पैसेंजर जो होते हैं उनको ये लगता है कि ये फैमिलीज़ है और बच्चा भी क्या है उन्हीं का है। इसीलिए वो क्या करते हैं जो पॉइजनस ईटेबल फूड्स या जो भी होते हैं वो उसको क्या है खा लेते हैं और वो क्या है
रॉबरी के शिकार हो जाते हैं। मेनी टाइम परसेप्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ रॉन्ग। बहुत बार ये देखा गया है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन में जो परसेप्शन बनाया जाता है, यानी पहले को मुलाकात में आप जब किसी के ऊपर धारणा बना लेते हो कि वो व्यक्ति अच्छा है या ख़राब है, वो गलत होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड इनसिग्निफिकेंट एविडेंस। ठीक है, कि जो बहुत बार जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो गलत इसलिए बन जाता है क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में प्रॉपर पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं रखते हो और आपके पास कोई इम्पोर्टेंट या एक सिग्निफिकेंट एविडेंस भी नहीं होता कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है या क्या काम करता है। तो ये पहला कारण था फर्स्ट इम्प्रेशन। नेक्स्ट कॉज दिया गया है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट्स ऑकर्स व्हेन परसीवर परसीव अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज वन और टू आउटस्टैंडिंग मेरिट्स और डीमेरिट्स। हालो इफेक्ट तब होता है जब कोई परसीवर जो होता है किसी व्यक्ति को परसीव करता है उसके एक या दो, ठीक है, कि वन और टू आउटस्टैंडिंग मेरिट। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के किसी एक गुण या दूसरे या बहुत सारे गुण या अवगुण के को देख कर क्या है कोई परसेप्शन बना लेता है तो उसको हालो इफेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है हालो इफेक्ट। अ सुपीरियर टर्मिंग एन एम्प्लॉय द बेस्ट एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ हिज पंक्चुअलिटी but ignoring his efficiency, or a principal calling a teacher the best teacher because of his academic excellence but ignoring the fact that he seldom engaged in class। एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, उसको एक सुपीरियर है, उसको एक एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय का दिया जा रहा है अवार्ड या उसको बताया जा रहा है इस बेस पे क्योंकि वो रेगुलरिटी है, वो पंक्चुअल है। अगर वो पंक्चुअल है तो उसको क्या है बेस्ट एम्प्लॉय कहा जा रहा है। ये चीज़ों को इग्नोर करके कि वो इनएफिशिएंट है, वो अकार्यकुशल है। दूसरी तरफ एक प्रिंसिपल जो है वो किसी टीचर को क्या है बेस्ट टीचर का अवार्ड दे रहा है और वो अवार्ड सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी एकेडमिक एक्सेलेंस है, यानी उसके रिजल्ट क्या है काफ़ी अच्छे हैं। जबकि वो ये इस बात को इग्नोर कर दे रहा है कि वो जो क्लास में है सेल्डम इंगेज होता है, यानी वो सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, तो वो कभी कभी क्लास में इंगेज होता है लेकिन फिर भी उसके एकेडमिक एक्सेलेंस को देख के क्या है कि वो बेस्ट टीचर है, उसको देख के परसेप्शन बना रहा है। तो हालो इफेक्ट भी क्या होता है, एक कारण होता है गलत परसेप्शन बनाने का। आगे लिखा है सो हालो इफेक्ट एक्ट एज अ बैरियर इन परसीविंग अ पर्सन एक्यूरेटली आइदर इन पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन। कि हालो इफेक्ट जो होता है एक बैरियर होता है किसी व्यक्ति को परसीव करने के लिए एकदम एक्यूरेट एग्जैक्टली कि वो क्या नाम पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या तो निगेटिव डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आगे दिया गया है कि इस तरीके के एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको ज़्यादातर साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करना चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन या जिस बेस पे आप क्या नाम है कि कोई परसेप्शन बना रहे हो वो ज़्यादा नंबर पे होना चाहिए, यानी जो फीडबैक है वो अब लार्ज अमाउंट पे लेना होगा। लार्ज अमाउंट पे आप अगर पर्सन या पार्टी से फीडबैक लेंगे तो जो परसेप्शन बनेगा वो लगभग सही होगा। नेक्स्ट दिया गया है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है रूढ़िबद्धता, यानी कि जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं उनको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, या कुछ ग्रुप अगर पर्टिकुलर चीज़ को परसीव कर लेते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। लिखा है कि स्टीरियोटाइपिंग ऑकर्स व्हेन परसीवर परसीव्स अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई परसीवर किसी व्यक्ति को परसीव करता है उसके ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो वो क्या होगा स्टीरियोटाइपिंग होगा। नेक्स्ट लिखा है कि स्टीरियोटाइपिंग एरर इन परसेप्शन इज मेड बिकॉज अ पर्सन इज जज्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ट्रेट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ट्रेट्स। कि जो स्टीरियोटाइपिंग एरर्स होता है वो उसमें परसेप्शन किस बेस पे बनाया था, वो व्यक्ति के खुद कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं बनाया था बल्कि जो उसके ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पे। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है, ये ज़्यादा माना गया है कि जो एज पर्सन होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं,
या ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो ज़्यादातर ये लोग बोलते हैं कि पुराने लोग जो होते हैं ज़्यादातर कंजर्वेटिव, यानी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आप परसेप्शन नहीं बनाते हो बल्कि ग्रुप बेस से बनाते हो। यानी ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। इसी तरीके से जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, फिजिकली लेज़र स्ट्रांग होती हैं, वो कम स्ट्रांग होती हैं सेल्फ डिफेंस में। तो ये भी क्या है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग ये मानते हैं कि औरतें जो होती हैं वो पुरुष के मुकाबले क्या है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती उतना। आगे और लिखा गया है कि नाउ इफ़ समबडी परसीव मिस्टर एक्स एन एज पर्सन एज अ कंजर्वेटिव। मान लेते हैं कि अब कोई व्यक्ति जो है परसीव करता है मिस्टर एक्स को कि मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो हैं वो एज पर्सन है, काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हैं, उम्र दराज हैं, और उनको हम कंजर्वेटिव मान लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादा ओपन माइंडेड हों, जो यंग पर्सन है उनके हिसाब से, और या मिस प्रिया जो हैं वो एक यंग लेडी हैं और वो फिज़िकली जो वीक हैं, मान लेते हैं कि एक लड़की है प्रिया, वो उसको हम परसीव कर लेते हैं कि वो क्या है, फिज़िकली वीक है सेल्फ डिफेंस से, बट ये भी हो सकता है कि वो कराटे जानती हो और वो कैपेबल हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। तो इस तरह के जो परसेप्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग, जिसमें हम ग्रुप के बेसिस पे क्या है परसेप्शन बनाते हैं। आगे लिखा गया है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एल्सवेयर स्टीरियोटाइपिंग फ्रिक्वेंटली ऑकर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन, एज एंड ऑक्यूपेशन, इनकम, नेशनैलिटी और ग्रुप एफिलिएशन एक्सेट्रा। आगे लिखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या कहीं भी जहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग जो होती है, यानी गलत अवधारणा बनाई जाती है, वो बेस होती है सेक्स, कास्टिज्म के बेस पे होती है, रिलीजन के बेस पे होती है, एज के बेस पे होती है, ऑक्यूपेशंस के बेस पे होती है, इनकम के बेस पे होती है। जैसे ज़्यादातर माना जाता है कि ज़्यादा इनकम वाले क्या होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं वो रूड होते हैं, इस तरीके से। या नेशनैलिटी के बेस पे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से है तो वो क्या होगा, टेररिस्ट होगा। यानी ग्रुप के बेसिस पे हम क्या है परसेप्शन बनाते हैं, जिसको हम स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा गया एग्जांपल, जैसे ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, जैसे ग्रुप बेसिस पे जब परसेप्शन बनाते हैं तो उसको स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल है कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, जैसे कि हम परसेप्शन बनाते हैं कि सभी मुस्लिम क्या है, टेररिस्ट हैं, या जो सभी हिंदू होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं, या जो सारे जो साधु या पुजारी होते हैं वो क्या होता है, वो धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, या जो सारे पंजाबीज होते हैं वो क्या हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, या सारे जो बच्चे होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है, अपरिपक्व होते हैं, या जो सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हैं वो पुअर क्वालिटीज़ के हैं, या जो टेररिस्ट हैं वो बिल्कुल भी मनुष्य नहीं है, वो इंसान नहीं है, ऐसा भी क्या है परसेप्शन बनाया जाता है। तो ये क्या है, गलत परसेप्शन के कारण हो सकते हैं। ये सब जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए ये क्या हैं, अदर एग्जांपल्स हैं स्टीरियोटाइपिंग के। आगे लिखा है कि बेस्ड ऑन सच assumptions व्हेन persons are judged blindly to have the same traits as those of their particular groups, though it is quite possible that they may not have those traits. Such type of erratic judgment is popularly termed as stereotyping। कि जो इरेक्टिक जो जजमेंट होता है, यानी जो इरेगुलर जजमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। आप ग्रुप के बेसिस पे किसी चीज़ को परसीव करते हो, उसको हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट है कॉजेज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्शन रेफर्स टू द टेंडेंसी टू वीविंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ वंस ओन ट्रेट्स। ठीक है, कि आप खुद की निगाह से दूसरे को देखते हो, ठीक है, कि जैसे आप हो वैसे दूसरे को देखते हो। ये क्या है, एक कॉज होता है, एक कारण होता है गलत परसेप्शन बनाने का। यानी अगर मैं गुंडा हूँ या गलत व्यक्ति हूँ, अगर मैं दूसरे व्यक्ति को भी क्या है गलत समझ रहा हूँ, तो ये क्या है, गलत परसेप्शन का एक कारण हो सकता है। प्रोजेक्शन भी एक क्या है,
कॉजेज हो सकता है डिस्टॉर्शन में। आगे लिखा है इट ऑकर्स व्हेन द परसीवर परसीव्स अदर लाइक हिमसेल्फ। जो परसेप्शन जो प्रोजेक्शन होता है वो तब होता है जो परसीवर जो है वो परसीव करता है दूसरों को खुद की तरह। जैसे इसमें लिखा गया है कि जैसे आप हो, एज यू आर सो यू एज्यूम अदर, जैसे आप हो वैसे ही आप क्या है दूसरों को मानते हो, यही क्या है प्रोजेक्शन है और यही कॉजेज होता है डिस्टॉर्शन का परसेप्शन में। एक एग्जांपल दिया गया है कि डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूटिव में परसीव डिसऑनेस्ट इंटेंशंस इन ऑल अदर एग्जीक्यूटिव टू विच मे बी फार फ्रॉम ट्रूथ, कि एक डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूटिव जो होता है, एक डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूटिव जो होता है, डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो परसीव करता है एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूटिव है, वो दूसरे अदर एग्जीक्यूटिव्स को भी क्या है डिसऑनेस्ट मानता है, वो परसीव करता है कि दूसरे व्यक्ति भी क्या है डिसऑनेस्ट हैं, जो कि हकीकत में क्या है ऐसा नहीं। तो एक व्यक्ति जैसे होता है वैसे वो दूसरे को समझता है, इसी को हम क्या प्रोजेक्शन कहते हैं और यही कारण बनता है गलत परसेप्शन का। नेक्स्ट दिया गया है प्रीडिसीजर इफेक्ट। प्रीडिसीजर का इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे हम गवर्नमेंट वगैरह में देखते हैं कि एक गवर्नमेंट क्या है दूसरे गवर्नमेंट से कितनी खराब, यानी अंधों में काना राजा। अगर हम एक व्यक्ति को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा गरीब है, तो जो पिछले वाला व्यक्ति होता है उससे हम कंपैरिजन करते हैं, उसके बेस पे कहते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है वो ज़्यादा गरीब है। उसी तरीके से प्रीडिसीजर इफेक्ट में भी दिया गया है कि प्रीडिसीजर इफेक्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी टू जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स पर्सन्स इनकाउंटर्ड रिसेंटली, कि दूसरे व्यक्ति जिस तरीके से इनकाउंटर्ड किए गए हैं देखे गए हैं उसी से कंपेयर करके क्या है आप जज करो किसी व्यक्ति को। क्यों ऐसा जनरलाइजेशन होता है, क्यों दूसरे व्यक्ति से व्यक्ति कंपेयर करता है, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो दूसरों से अलग नहीं सोचना चाहता है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना, वो दूसरों से अलग नहीं सोचना चाहता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परसीव करता है तो वो जाने या अनजाने में क्या करता है, वो दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है। यानी अगर हम इलेक्शन में वोट देने की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि दूसरी सरकार जो है पहले सरकार से कितनी खराब है, यानी दोनों खराब हैं तो आप कम खराब वालों को सेलेक्ट करोगे। तो इसी को हम प्रीडिसीजर इफेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल देख लें, मान लेते हैं कि कोई एक नया हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और उसको हम ऑनेस्ट मानते हैं, परसीव करते हैं कि वो ऑनेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्रीडिसीजर जो पहले वाला जो एचओडी था वो क्या था, ज़्यादा डिसऑनेस्ट था, तो उसके कंपैरिजन में हम क्या हैं इसको ऑनेस्ट मान रहे हैं। उसी तरीके से एक स्पेशल कोचिंग कमज़ोर बच्चों के लिए हो सकता है कि एक कमज़ोर बच्चों के लिए अलग से स्पेशल कोचिंग चल रहा हो, उसमें जो लेज़र वीक जो कम वीक स्टूडेंट होगा उसको हम परसीव करेंगे ब्रिलियंट, यानी अंधों में काना राजा। 4 बच्चे हैं उसमें से कोई जो कम लेज़र वीक होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको ब्रिलियंट मानेंगे, क्योंकि उसमें से भी कोई ब्रिलियंट होगा ही। हालांकि वो सभी कमज़ोर हैं लेकिन उनमें से भी कोई कमज़ोर होगा जिसको हम ब्रिलियंट मानेंगे। इसी तरीके से अगर एक ग्रुप है एरोगेंट पीपल का, उसमें से कोई व्यक्ति कम एरोगेंट, ठीक है, कम एरोगेंसी दिखाता है, कम गुस्सा दिखाता है, तो उसको हम क्या मानेंगे, पोलाइट पर्सन। तो ये क्या है, प्रीडिसीजर इफेक्ट है। नेक्स्ट कॉज आता है एट्रीब्यूशंस। एट्रीब्यूशंस का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। एट्रीब्यूशंस के बारे में लिखा गया है कि एट्रीब्यूशन रेफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ ट्रेड्स और कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैपनिंग, कि क्या हो रहा है उसके पीछे जो कारण है वही क्या है, एट्रीब्यूशन है। वो जो किसी व्यक्ति का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो किसी चीज़ को करता है तो उसके जो कारण होते हैं उसी को हम एट्रीब्यूशंस कहते हैं।
जैसे इसको समझने के लिए आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करना होगा, इसीलिए मैंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी लिख दिया है कि अ बिहेवियर में कॉज्ड इधर ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि जो मानव व्यवहार होता है या तो वो आंतरिक घटक या बाह्य घटक जो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं दो फैक्टर्स पे क्या होता है, प्रभावित होता है। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पर्सन डिस्पोजिशंस, मतलब नेचर, कि व्यक्ति का क्या नेचर है या उसकी पर्सनल ट्रेट्स क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होते हैं, सिचुएशनल होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से एक्ट करोगे वही क्या है, एट्रीब्यूशंस हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो व्यक्तियों द्वारा कंट्रोल किए जा सकता है, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एट्रीब्यूशंस जो होता है वो किसी भी कारण, किसी भी व्यवहार के कारण को क्या है, बताता है, यानी कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे वो क्या है, आपका बिहेवियर जो है वो असाइन करेगा एट्रीब्यूशंस को। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर बिहेवियर या क्या करेगा वो इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। और यही कारण है कि डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन में क्या है, एट्रीब्यूशन का भी कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एट्रीब्यूशंस के कारण ही क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है परसेप्शन में। मान लेते हैं एक एग्जांपल कि कोई फैक्ट्री है, उसमें एक स्मॉल फायर हो गया है, ठीक है, उसमें एक छोटे सा आग लग गया है और बॉस जो है वो ये परसीव करता है कि ये जो आग लगी है वो स्टाफ के जो है केयरलेसनेस की वजह से लगी है, जो कि एक इंटरनल फैक्टर। तो कुछ एम्प्लॉय क्या है, वो कुछ एम्प्लॉय जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो कि नेगलेक्ट कर देंगे, जो मना कर देंगे कि वो उनके वजह से नहीं हुआ, और सम जो कुछ होंगे वो क्या होंगे, वो बता देंगे कि वो उनकी गलती की वजह से हुआ है, जो भी आग लगा है या जो भी हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है, और उसका नतीजा क्या होगा, वो व्यक्ति पनिश हो जाएगा, यानी उसको सज़ा मिल जाएगी या जॉब से उसको निकाल दिया जाएगा या जो भी। जबकि आगे इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखा गया है कि हाउएवर इफ़ ही एट्रीब्यूट्स द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई एक्सेट्रा फॉर द फायर नन माइट बी पनिश्ड। जबकि अगर वो चाहे तो वो क्या है, जो आग लगने का कारण है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को बता सकता है, जैसे कि जो पावर सप्लाई है वो इलेक्ट्रिक हो, वो कंटिन्यूस नहीं, वो तेज़ कम होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हो, आग लगी हो, और इसके वजह से क्या होगा, किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जो होती है उसका टेंडेंसी ये होता है कि अगर कोई जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो उसको असाइन करता है पॉजिटिव वे में। जैसे वो कोई हार्ड वर्क करेगा तो वो ये बताएगा कि उसके खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी वो खुद मेहनत करता है या उसके अंदर एक्सीलेंस है, तो वो क्या है, वो इंटरनल फैक्टर्स को क्या नाम, उसको एक एट्रीब्यूशंस का मतलब है एक ब्रिज। जैसे में आप ब्रिज पे दो कोने होते हैं, दो साइड होते हैं, आप इस साइड से उस साइड जाना चाहते हो, तो आप उस साइड पहुंच गए, तो उस साइड पहुंचने के लिए आप ये कहोगे कि हाँ ये मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये यहाँ तक पहुँचने का जो कारण है वो ब्रिज है, यानी ब्रिज के वजह से ही आप पहुँचे। तो एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इंटरनल फैक्टर्स को क्या है, असाइन करता है, हमेशा बताता है हार्डवर्क एक्सीलेंस के लिए, अपने सक्सेस के लिए। लेकिन अगर उसने कोई गलती कर दिया है तो वो ब्लेम करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे अगर किसी का मार्क्स कम आया तो वो ये बताता है कि टीचर ने उसको कम मार्क्स दिया है। जैसे लक या अदर फैक्टर्स जो होते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होते, यानी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने फेलियर के लिए जिम्मेदार बनाते हैं, आरोप लगाते हैं, एट्रीब्यूशन करते हैं। सच एट्रीब्यूशन प्रूव्स अ बैरियर इन करेक्ट परसेप्शन। और ये जो एट्रीब्यूशंस होते हैं वो करेक्ट परसेप्शन बनाने में क्या है, एक रुकावट, एक बैरियर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव परसेप्शन। देखिए सेलेक्टिव परसेप्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि
हमारे अगल बगल बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि लिमिटलेस स्टिमुलाई होता है, बहुत सारे उत्तेजना इन्वायरमेंट में होता है, और एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे स्टिमुलाई को एक साथ रिसीव कर सके, इसीलिए वो क्या होता है, बहुत कम ही स्टिमुलाई को रिसीव करता है, जिसको हम सेलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। सर यहाँ पे लिखा गया है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई इज नॉट रैंडम, इट इज सॉले बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल टू परसीव समथिंग और नॉट। एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि वो किस चीज़ को परसीव करना चाहता है और किस चीज़ को परसीव नहीं करना चाहता है। मोर एवर इसके अलावा द परसीवर इज फर्दर फ्री टू परसीव द स्टिमुलाई एज ही प्रेफर्स एंड नॉट एज इट रियली इज, कि जो परसीवर होता है वो आगे फ्री होता है परसीव करने के लिए कि वो क्या परसीव करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। जैसे एक एग्जांपल से बताया गया है कि सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है। मान लेते हैं कि टीवी में न्यूज़ चल रहा है और ये फ्लैश हो रहा है, ये किसी ने ये कह दिया कि भगवान जो गणेश हैं वो दूध पी रहे हैं, ड्रिंकिंग मिल्क, और it was readily perceived the majority of the Hindus whereas the scientists did not perceive so। तो readily का मतलब होता है कि तुरंत, फ्रिक्वेंटली। तो जैसे ही टीवी में ये न्यूज़ होगा कि भगवान गणेश जो है वो दूध पी रहे हैं, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है हिंदूज़ की वो ये बातों को सही मान लेंगे, और जहाँ तक साइंटिस्ट की बात है तो वो इस परसेप्शन को परसीव नहीं करेंगे, यानी वो इसको सत्य नहीं मानेंगे। सेलेक्टिव परसेप्शन दस में लीड्स टू डिस्टॉर्शन बिकॉज समटाइम्स वी परसीव थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट और वन साइड फैक्ट और एज पर आवर कन्वीनियंस। बहुत बार क्या होता है, जो परसेप्शन होता है, सेलेक्टिव परसेप्शन स्पेशली, वो हम इसलिए आसानी से कर देते हैं क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है या वन साइडेड होता है, या हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अगर किसी ने ये कह दिया कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का प्राइस ये है, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या है उसको मान लेते हैं, हम ये देखना नहीं चाहते कि एग्जैक्टली वो है या नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है सिचुएशनल इफेक्ट, लास्ट है सिचुएशनल इफेक्ट कॉज ऑफ डिस्टॉर्शन में आखिरी पॉइंट दिया गया सिचुएशनल इफेक्ट, कि जो डिस्टॉर्शन होता है परसेप्शन में उसमें सिचुएशनल इफेक्ट भी एक फैक्टर होता है। लिखा है सिचुएशन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन एंड दिस में रिजल्ट इन इनएक्यूरेट परसेप्शन सॉरी, सिचुएशन भी क्या है, परसेप्शन को प्रभावित करता है, यानी आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको परसेप्शन करना ही पड़े। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास हो और डॉक्टर ने ये कहा कि आपको बीमारी है, आपको चेकअप कराना होगा, तो वो आपको परसेप्शन बनाने में क्या है मजबूर हो जाएंगे आप। इसी तरीके के एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ। लिखा है कि अ पर्सन टेलिंग अ फाल्स स्टोरी इन द टेम्पल प्रेमिसेस माइट बी परसीव्ड एज ए ट्रू बाय द परसीवर, कि मान लेते हैं कि मंदिर के परिसर में एक व्यक्ति क्या है एक गलत स्टोरी, एक गलत कहानी सुना रहा है, और ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो उस कहानी को क्या है सही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर है और एक टेम्पल है, वहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट आगे दिया है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी अ पर्सन टेलिंग हिज फ्रेंड एट द बार दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड अ फ्यू मिनट्स बैक नॉट बी सो परसीव्ड बाय देम, कि मान लेते दूसरी तरफ कि एक व्यक्ति है जो अपने दोस्त से बार में ये बोल रहा है कि वो कुछ समय पहले क्या है लूट चुका है, रॉब्ड हो चुका है, लेकिन इस बात को लोग नहीं मानेंगे। तो क्या है सिचुएशनल जो इफ़ेक्ट होते हैं वो भी गलत परसेप्शन के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन दिया गया है कि अ मैनेजर मस्ट नो वाई एंड हाउ इन एक्यूरेसीज इन परसेप्शन में ऑकर्स, कि एक मैनेजर को ये जानना चाहिए कि क्यों और कैसे जो इनएक्यूरेसी है वो परसेप्शन में हो रहा है। इट हेल्प्स हिम टू मिनिमाइज द चांस ऑफ डिस्टॉर्टिव परसेप्शन, अगर वो ये जान लेगा कि परसेप्शन में जो गलती हो रही है, इनएक्यूरेसी हो रही है, वो कैसे हो रही है, तो वो जो गलत डिस्टॉर्शंस हो रहा है परसेप्शन में उसको वो कुछ हद तक रोक सकता है। In fact, most of the above mentioned mistakes are made due to the use of shortcuts, कि जितना भी
जो मिस्टेक्स बताए गए हैं, जो कारण बताए गए हैं, वो क्या है, शॉर्टकट्स को यूज़ करने की वजह से हुए हैं, गलत परसेप्शन बना है, या दूसरों को जज करने की वजह से, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन या हालो इफेक्ट या स्टीरियोटाइपिंग, इस वजह से क्या है डिस्टॉर्शंस हुए हैं। इसलिए जो शॉर्टकट्स हैं उनका कम यूज़ हो, जो कि एक क्या है कारण बन रहे हैं। With the warning that all the individuals are not homogeneous and exceptions are always there। और ये हमको ये मानना चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, वो किसी प्रोडक्ट की तरह एक तरीके से नहीं होते हैं, और जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हमेशा होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी कॉमर्स एंड फॉलो अस ऑन Facebook/study commerce। थैंक यू सो मच।